तो अल्टीमेटली हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था कि जब भी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है अलॉन्ग दिस पर्टिकुलरली कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में, तो वहां पर कैथोड रेज तैयार हो रही थी। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट कौन से साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, कौन से साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया? जे थॉमसन। इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या देखा, एक नया साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था, रॉन्टजेन। रॉन्टजेन ने क्या कर लिया, इस कैथोड रे के पर्टिकुलरली पाथ में उसने कुछ मटेरियल डाल दिया। ओके, इस मटेरियल को उसने नाम क्या दे दिया था, एंटी कैथोड। एंटी कैथोड। और ये ऑब्जर्व किया था कि इस पर्टिकुलरली मटेरियल डालने के बाद जो पर्टिकुलरली नई रेस तैयार हो रही थी उसको उसने नाम क्या दे दिया था, एक्सरेज नाम दे दिया। बराबर है, डन। इसके बाद में फिर हमारे मोज़ले ने क्या किया था, मोज़ले ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंटी कैथोड मटेरियल लिए थे और फिर हर एक एंटी कैथोड मटेरियल की जो वेवलेंथ थी उसको उसने मेजर किया था। क्या कर लिया था उसने, हर एक एंटी कैथोड के जो एक्सरेज की वेवलेंथ थी उसको उसने मेजर कर लिया। और मेजर करने के बाद में उसने क्या कर लिया, एक पर्टिकुलरली ग्राफ प्लॉट किया था। वो ग्राफ प्लॉट किया था उसने जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, ओके, जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी थी उसके वर्सेस, ठीक है, उसके वर्सेस उसने ग्राफ प्लॉट किसकी तरह कर लिया, एटॉमिक नंबर के साथ में। ओके, डन। किसका ग्राफ प्लॉट किया उसने, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे ऑब्टेन्ड विद द एटॉमिक नंबर एंड देन ही फाउंड दैट, और उसके बाद में उसको ये पता चला कि जो ग्राफ बन रहा था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। ठीक है, ग्राफ कैसा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। तो इससे उसने फिर क्या डिराइव किया, उससे उसने ये डिराइव किया कि जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरेज की पर्टिकुलर एंटी कैथोड के लिए, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ओके, वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा था, उसके जेड के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा था। ठीक है, देन लेटर ऑन उसने इसका एक्यूरेट मेजरमेंट, देखिए ये एक्यूरेटली नहीं था लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए उसने एक कांस्टेंट वहां पर ऐड कर लिया, और कांस्टेंट ऐड करने के बाद में जो नया इक्वेशन बना वो था z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, अंडर रूट ऑफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस b। ये उसने क्या कर लिया, कैलकुलेटेड या फिर एक्यूरेट एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलरली इक्वेशन में फिर उसने क्या किया कि आप लोगों का एक और पर्टिकुलरली, क्योंकि आप लोगों को पता है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, अगर मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को रिमूव करना है तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना है जो मैं ले लेता हूँ a। ओके, और फाइनल उसने एक इक्वेशन बनाया अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट z माइनस b, वेयर a जो होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, b जो होता है पर्टिकुलरली वो भी एक कांस्टेंट होता है जिसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहा जाता है। ध्यान में रखना, b इज कॉल्ड एज अ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ओके, अब ये सारी चीजें क्या होती है इसको हम लोगों को ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये मतलब जो इक्वेशन होता है जो मोज़ले ने फॉर्म किया था वो क्या था, अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट z माइनस b। तो ये सिंपल सा इक्वेशन बना दिया था। इक्वेशन सिंपल नहीं है, बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि मोज़ले का जो पर्टिकुलरली इक्वेशन रहता है वो क्या होता है। समझ में आ गया आपको? सिर्फ यहाँ पूरे इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान में सिर्फ ये चीज रखनी है और कुछ चीजें ध्यान में नहीं भी रहेंगी तो भी चलेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर हमारा ये मोज़लेस एक्सपेरिमेंट का पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे का जो हमारा पोर्शन है आज का वो है दैट इज द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकुलेट या पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, आज का टॉपिक है। तो ये जो पर्टिकुलरली टॉपिक है इस टॉपिक को और एक ऑल्टरनेट नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। Okay, so particle nature of EMR are also called as a Planck's quantum theory. ठीक है, अब ये पर्टिकुलरली थ्योरी क्या बताती है क्या नहीं बताती इसके बारे में हम देख लेते हैं।
तो ध्यान दीजिए, इनिशियली क्या हो रहा था, हमारे हाइजीन की एक थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, दैट वाज द हाइजीन थ्योरी, राइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो था, जो हाइजीन नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, अकॉर्डिंग टू विच जो लाइट होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, इट इज ऑलवेज अ वेव इन नेचर, राइट। तो ये जो पर्टिकुलरली थ्योरी थी, इस थ्योरी के हिसाब से काफी सारी जो प्रॉपर्टीज होती है लाइट की, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन, ओके, देन लेटर ऑन डिफ्रैक्शन, ओके, इंटरफेरेंस, ये सारी प्रॉपर्टीज वो एक्सप्लेन कर पाया था। ओके, ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वाज explained by the wave theory of light, but still there are certain other type of the properties which could not be explained on the basis of the wave theory of light. तो जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी वो थी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देन इसके अलावा और पर्टिकुलरली हीट कैपेसिटीज वगैरह रहती है आपके प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो वो हीट कैपेसिटी और लाइन स्पेक्ट्रा, ये सारी चीजें, जैसे हीट कैपेसिटी, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर, ठीक है। हीट कैपेसिटी नाम की चीज होती है, ये क्या होती है हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये भी आपकी वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज थी, जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो था लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम, गेट इट डन। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज थी, ये चार प्रॉपर्टीज आपकी वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और ये जो पांच प्रॉपर्टीज थी, ये पांच प्रॉपर्टीज वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर पा रहे थे। समझ में आ गया आपको कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर पा रहा था और कौन सा नहीं? हाँ सर। ओके, तो आज हम इससे पहली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, तो भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में भी आने वाला है, ठीक है, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो साइंटिस्ट था मैक्स प्लैंक, साइंटिस्ट का नाम क्या था हमारे, मैक्स प्लैंक, ओके। इसने क्या कंसीडर किया, उसने एक आइडियल बॉडी ले ली। ही कंसीडर एन आइडियल बॉडी। आइडियल बॉडी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी पर्टिकुलरली बॉडी जिसके ऊपर जो भी पर्टिकुलरली रेज गिरेंगी, ओके, फिर चाहे उसका वेवलेंथ या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी तो भी चलेगा, ये सारी की सारी वेव रेज को वो सबसे पहले तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद में उसी पर्टिकुलरली वेवलेंथ के रेज को वो क्या कर लेगा, एमिट भी कर लेता है, ठीक है। मतलब ये सिंपल सा वे में ये क्या कर लेता है, इट विल एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एमिट ऑल दैट इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब ये क्या करेगा, जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशन जो इस पर गिर रही है, वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा और साथ में एमिट भी करेगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कॉमन सा प्रोसेस होता है कि कोई भी चीज जो होती है वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और उसमें से कुछ पर्टिकुलरली रेडिएशंस को बाहर भी निकालते हैं। डू यू नो दैट कि हम लोग एक पार्टिकल है, डू यू नो दैट वी आर द पार्टिकल, एग्जैक्टली हम लोग पार्टिकल है ना? यस हाँ सर। यस सर। हाँ सर। आपको पता है कि हम हर एक जन के पर्टिकुलरली बॉडी से रेज वेव्स निकलती, पता है आपको? हाँ सर। पक्का पता है? नहीं सर। पता नहीं, राइट। हम लोग को पता क्यों नहीं चलती कि हमारे बॉडी से वेव्स वगैरह निकल रही, वो इसीलिए नहीं पता लगती क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, मतलब इनके जो वेवलेंथ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि मास जितना बड़ा होता है ना, उतना ही उसकी जो वेवलेंथ होती है, जो रेस की वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, तो इसके लिए वो हम वैसे तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन हम उसको फील भी नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? रेडिएशन तो हर एक चीज से निकलनी है,
अब सवाल ये आता है कि भाई हमारे बॉडी से रेडिएशन क्यों निकलती है? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हम क्या करते हैं, जो भी लाइट हमको मिल रही है, सनलाइट या फिर ये ट्यूबलाइट से आने वाली रेज, ये सारी रेज को हम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? हम क्या कर लेते हैं, ये सारी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर अल्टीमेटली जब मैं किसी चीज को एब्जॉर्ब करूंगा तो अल्टीमेटली मैं उस रेडिएशन में से कुछ पार्ट को बाहर भी निकालूंगा, कुछ पार्ट को, सब पार्ट को नहीं है। आपको पता है सिंपल तरीके से, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, डू यू नो व्हाई दिस पर्टिकुलरली व्हाइट बोर्ड लुक्स व्हाइट? ये व्हाइट बोर्ड आपको व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन आप बता सकते हो? कलर वाइट है। कलर व्हाइट है, बट ये व्हाइट कलर का ही क्यों है? व्हाइट पार्टिकल। व्हाइट पार्टिकल है इसके अंदर, इसीलिए। पक्का? हाँ सर। राइट। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि फिनोमिनन ऑफ कलर, कलर कैसे दिखाई देता है। कलर दिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है। ये कलर जो दिख रहा है ना, ऑल दीज आर बिलोंगिंग टू द विच स्पेक्ट्रम? लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम देखे थे, जिसमें बहुत सारे कैटेगरीज आती है, कॉस्मिक रेज, बीटा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह वगैरह, याद है? यस सर। राइट। और उसमें से मैंने क्या बोला था कि इनमें से सारी की सारी रेस को हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ कौन सी रेस को देख सकते थे? विजिबल रेज। विजिबल रेस, बराबर है। और विजिबल जो रेज होती है, विजिबल रेज में भी फिर आप लोग के कलर आते, व्यूक्यर नाम के अलग अलग रेज होती है। विजिबल रेज मतलब जिसको हम सिंपली व्हाइट कलर की रेज बोलते हैं, बराबर है। और ये व्हाइट कलर की रेज जब आप लोगों के प्रिज्म से पास होती है तो अल्टीमेटली वो अलग अलग कलर की रेज फॉर्म करती है, जिसको हम बोलते हैं विप्योर। पता है ना? यस हाँ सर। सर। राइट। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये पर्टिकुलरली व्हाइट बोर्ड व्हाइट दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है? अगर पर्टिकुलरली ये ब्लू कलर के दिख रहा है आप लोग को कलर, ठीक है, ब्लू मार्कर का कलर ब्लू दिख रहा है, ब्लैक मार्कर का कलर ब्लैक दिख रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ओके, तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये होता है, ये जो पर्टिकुलरली कलर आप लोग को दिख रहा है, ये एक्चुअली कलर जो है ये कुछ ना होकर ये रेज होती है। क्या होती है? ये रेज होती है। समझ में आ रहे हैं? ये जो कलर है वो एक्चुअल में कलर ना होकर वो क्या होती है? रेज। रेज होती है। और जिस कलर की रेज होंगी हम लोगों को दिखेगा। समझे? जैसे ये अगर व्हाइट कलर की दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, इसका मतलब ये वाली चीज, ये वाला जो बोर्ड है, ये कौन से कलर के रेज को इमिट कर रहा है? व्हाइट कलर रेज। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ कि हम लोगों को अगर पर्टिकुलरली कोई कलर दिखाई देता है तो वो जो कलर है रेस का कलर होता है, लेकिन वो रेस कौन सी होंगी? कौन सी होंगी मतलब वो एब्जॉर्ब रेज हो रही है या इमिटेड रेज हो रही है? मतलब वो रेज जो एब्जॉर्ब हो रही है, हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो वाली रेज हो रही है, या वो रेज होती है जो हम इमिट करते हैं? एब्जॉर्ब रेज। मतलब ये व्हाइट कलर का जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, ये कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है? व्हाइट कलर। व्हाइट कलर को एब्जॉर्ब, इसीलिए व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। हाँ सर। इसीलिए व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ऐसा आपका कहना है? क्या हुआ? आवाज आ रही ना? हाँ सर। तो आपका कहना है कि भाई ये जो बोर्ड है इसने व्हाइट कलर को एब्जॉर्ब किया। व्हाइट कलर मतलब ये सभी कलर को, हाँ, क्योंकि व्हाइट कलर नाम की कोई चीज नहीं होती। व्हाइट कलर क्या होती है? ये सबका कॉम्बिनेशन से व्हाइट कलर बनता है, ठीक है। मेन तो यही कलर होते हैं, और बाकी के जो अलग अलग कलर होते हैं ना, डन, वो सब इनके कॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू कि भाई अगर मुझे व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये बोर्ड, तो ये बोर्ड इसीलिए व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है? व्हाइट कलर की रेस को एब्जॉर्ब कर रहा। एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर कोई चीज मुझे ब्लैक कलर की दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो ब्लैक कलर के रेस को एब्जॉर्ब कर रहा। अगर रेड कलर दिखाई दे रहा है तो वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। बराबर है? सही है? सही है? यस सर। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग को कलर जो इस रेस का दिखाई देता है वो एब्जॉर्ब कलर नहीं होती है। कौन सी कलर होती है? इमिट रेज। इमिटेड
का कलर होता है। समझ में आ रहा है? हम लोगों को जो कलर दिखाई देता है वो पर्टिकुलरली कलर इमिटेड रेस का होता है। इज इट क्लियर? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. हाँ, तो ये ध्यान में रखना है कि भाई अगर मुझे कोई कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब ये व्हाइट कलर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है व्हाइट कलर के रेस को? Emit कर रहा है. Emit. इमिट कर रहा है, बराबर है डन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कलर का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर देखिए हमारी बॉडी जो होती है डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन होती है आप लोगों की विजिबल रेज में, ओके, और सन रेज तो लगभग सभी टाइप के रेडिएशन आते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड भी होती है, सभी टाइप की रेज होती है। तो मुझे बताओ, सन से जो मेरे बॉडी पर गिरने वाली है रेज, तो वो सारी की सारी रेज को मैं एब्जॉर्ब करूंगा या पर्टिकुलर किसी वेवलेंथ की रेज को मैं एब्जॉर्ब करूंगा? Particular wavelength को. एग्जैक्टली, कोई भी बॉडी जो होती है वो सारी की सारी रेज को एब्जॉर्ब नहीं करता. नहीं करती। सकती है, ठीक है। वो पर्टिकुलर रेज को ही क्या करेगा? Absorb. एब्जॉर्ब। ऑब्जर्व करेगा. अब ध्यान दीजिए, अगर पर्टिकुलरली वेव को मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, कंसिडर कीजिए कि मैंने ये सारी की सारी वेव्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ओके। जाहिर सी बात है, अगर मैं चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो साथ में मैं क्या करूंगा, उसको Emit. रीड भी करूंगा। तो जैसे कंसिडर कीजिए कि मैंने विजुअल सभी रेज को एब्जॉर्ब किया, तो मैं सभी के सभी रेज को एमिट करूंगा या इसमें से पर्टिकुलर किसी रेज को एमिट करूंगा? पर्टिकुलर रेस को emit करो. पर्टिकुलर रेज को एमिट करोगे। सिंपल क्या है कि भाई जितनी भी रेज में एब्जॉर्ब करता हूँ वही सारी की सारी रेज को मैं एमिट नहीं करते. नहीं करते। राइट। लेकिन जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की खास बात ये होती है कि सबसे पहले तो वो सारी की सारी रेडिएशन जो उस पर गिरेंगे उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, ओके। और सेकंड खास बात होती है कि जितने भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उतने सारे रेडिएशन को वो क्या कर लेगा? एमिट। एमिट भी कर लेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? क्या कहा मैंने? परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है, ऐसी आइडियल बॉडी जो सारी की सारी रेज को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करेंगी और सारी की सारी रेज को वो क्या कर देगा? इमिट. एमिट भी कर देता है, बराबर है डन। तो ये वाली जो पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, ठीक है, मतलब ये जो रेडिएशन वो बाहर निकलता है, इनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो होता क्या है, जैसे देखिए जनरल सी चीज होती है, जब आप कोई भी चीज को हीट करते हो, गर्म करते हो, तो हीट करने पर क्या होता है, वो चीज पहले लाल कलर की होती है, बराबर है। हाँ सर। और ज्यादा हीट करो तो फिर ब्लैक कलर, फिर उसके बाद में ब्लू कलर की हो जाती है, पता है आपको? हाँ या ना? ब्लैक पता है पर ब्लू नहीं। हाँ, अगर आपने और ज्यादा हीट कर लिया तो ब्लू भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या ध्यान में आ रहा है? सबसे पहले रेड कलर की रेज निकलती है, रेड कलर की रेज का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे कम होता है, बराबर है। फिर ब्लू कलर निकलता है जिसका वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हमने क्या कर लिया, अगर हम पर्टिकुलरली देखेंगे तो ये देखिए लो से हाई जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इसके वेवलेंथ और कम कम होते जाती है। समझ में आ रहा है? मतलब एक जनरल प्रोसेस होता है। तो भाई ये जो जनरल प्रोसेस होता है क्या, कि जब भी हम किसी पर्टिकुलरली चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें से जो रेज निकलती है उनकी वेवलेंथ पहले तो कम होती है और फिर स्लोली बढ़ते जाती है, ठीक है। तो ये वाली जो सारे ऑब्जर्वेशन जो थे, जो कि मैक्स प्लैंक ने किए थे, वो सारे ऑब्जर्वेशन वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। समझ में आ रहा है? ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये कि सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन बताए मैक्स प्लैंक ने, ये सारे ऑब्जर्वेशन को वो क्या नहीं कर पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। समझ में आ रहा है? ओके, सिंपल सी बात ये होती है कि फिर ऐसा क्यों होता है, ये क्यों नहीं, मतलब ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि देखिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट सिंपल क्या बता रहा था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये बता रहा था कि भाई रेडिएशन जो होती है वो वेव होती है, ठीक है। अगर भाई वो वेव होंगी तो एक ही कलर की वेव आएंगे और वो निकल जाएंगे, है ना।
मतलब उसमें वेव में थोड़ी ना चेंज होगा, कलर चेंज नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, बट यहाँ पर कलर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो फिर इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया मैक्स प्लैंक ने? तो मैक्स प्लैंक ने क्या एक्सप्लेन किया पता है क्या? उसने ये एक्सप्लेन किया कि कोई भी चीज जब पर्टिकुलरली रेज को एब्जॉर्ब करती है तो वो उसको कंटिन्यूअस मैनर में एब्जॉर्ब नहीं करती है, कंटिन्यूअस वे में एब्जॉर्ब नहीं करती है, बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में एब्जॉर्ब करती है। ओके, जैसे ध्यान दीजिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोल रहा था कि रे होती है वो वेव होती है, मतलब वो कंटिन्यूअस मैनर में जाएगी। वेव थ्योरी क्या बोलती है कि जो रेज आएंगी या फिर जो बॉडी पर्टिकुलरली रेज को एब्जॉर्ब करेगा वो कंटिन्यूअस मैनर में ही एब्जॉर्ब कर सकता है। यह हमको वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने बताया था। बट अगर मैंने ऐसा माना तो फिर ये जो वेवलेंथ चेंज हो रहा था वो चेंज नहीं होना था। लेकिन आप देख पा रहे हो कि चीजों को हीट करने पर वेवलेंथ का जो वेवलेंथ होती है वो चेंज होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैक्स प्लैंक ने ये दिया था कि कोई भी बॉडी जब पर्टिकुलरली रेज को एब्जॉर्ब करती है तो वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब न करते हुए डिसकंटिन्यूअस मैनर में एब्जॉर्ब करती है। कौन से मैनर में एब्जॉर्ब करती है वो? डिसकंटिन्यूअस मैनर। डिसकंटिन्यूअस मैटर मैनर में वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, डन। तो ये जो पर्टिकुलरली डिसकंटिन्यूअस मैनर में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, तो ये जो स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है, ओके, ये देखिए ये जो मैंने एरो बनाए हुए हैं ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब करे ये बॉडी। तो ये जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब करती है ना बॉडी, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कोई भी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है या फिर एमिट भी कर सकती है। एब्जॉर्ब करेंगे तो एमिट भी करेगा। तो जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब या फिर एमिट करेगा उसको उसने नाम दिया था क्वांटा। उसने उसको नाम क्या दिया था, क्वांटा। समझ में आ रहा है क्या नाम दिया था उसने उसको? हाँ सर। क्या नाम दिया था उसको? क्वांटा। क्वांटा एक्चुअली क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ई होता है। क्वांटा क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब ई होता है। तो ये जो एनर्जी होती है ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हमने क्वांटा किया वो किस पर डिपेंड करेगी? तो वो हमेशा डिपेंड करती है आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस पर। किस पर डिपेंड करती है वो? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस पर। समझ में आ रहा है? द एनर्जी ऑफ क्वांटा ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द व्हाट? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस रेस। ओके, डन। जो वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि भाई प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, तो प्लैंक्स ने क्या कर लिया, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाकर एक कांस्टेंट डाल दिया, उसने उसका नाम दे दिया h। ठीक है, डन, h। ओके, तो ये जो ये इक्वेशन बनाया उसने, तो ये जो h होता है, h को बोला गया प्लैंक्स कांस्टेंट। h को क्या बोला गया, क्या बोला गया h को? प्लैंक्स प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है 6.26 6.626 होती है। 6.66 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। ओके, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 0.626 into 10 raised to -34 joule second. राइट, जूल सेकेंड। ऑलराइट, डन। ओके, तो ये सारी चीजें प्लैंक्स ने बताई थी। अब देखिए प्लैंक्स जो थ्योरी थी, प्लैंक्स थ्योरी, ओके, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब इसने ये सारे ऑब्जर्वेशन से उसने जो अपने पोस्टुलेट दिए थे, थ्योरी के पॉइंट दिए थे, वो क्या क्या दिए थे? सबसे पहले उसने क्या बोला था कि कोई भी पर्टिकुलरली जो रेडिएशन होता है, कोई भी रेडिएशन, फिर चाहे वो इंफ्रारेड हो, विजिबल रेज हो, कॉस्मिक रेज हो, या बीटा रेज हो, या फिर एक्स रेज हो, ठीक है, तो कोई भी जो रेडिएशन होता है, ठीक है, उसमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। रेडिएशन कंटेन्स द एनर्जी,
और उसको हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। समझ में आ रहा है? हर रेडिएशन में क्या होती है? रेडियन एनर्जी। हर रेडिएशन में एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी। रेडियन एनर्जी। बराबर है। सेकंड मैंने क्या बताया था कि कोई भी रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट जब होती है तो वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब या एमिट होती है या डिसकंटिन्यूअसली? डिसकंटिन्यूअसली। बराबर है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि रेडिएंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब और एमिटेड इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, ओके, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। बराबर है। लेटर ऑन ये जो पर्टिकुलरली क्वांटा होता है, क्वांटा की जो एनर्जी होती है, ओके, दैट पर्टिकुलरली एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज अ फोटोन। इस एनर्जी को क्या कहा जाता है? फोटोन। तो फोटोन एक्चुअली एनर्जी होता है एसोसिएटेड विद द क्वांटा। फोटोन इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटा, और क्वांटा क्या होता है? स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मतलब एक तरह का पार्टिकल। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, लेटर ऑन फिर हमने देखा था कि ये जो पर्टिकुलरली क्वांटा की एनर्जी जो होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। बराबर है। या फिर यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है म्यू का फॉर्मूला क्या था? म्यू का फॉर्मूला क्या था? न्यू, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर न्यू? न्यू का फॉर्मूला क्या था? सी बाय लैम्बडा। सी बाय लैम्बडा। तो यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे न्यू की जगह क्या? सी बाय लैम्बडा। तो ये एक और फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूला से जो एनर्जी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? लैम्बडा मतलब, लैम्बडा का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ। मतलब ये जो एनर्जी होती है, मतलब फोटोन, किसकी एनर्जी होती है? क्वांटा की एनर्जी होती है। ये या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होती है? फ्रीक्वेंसी। या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ होती है? वेवलेंथ। वेवलेंथ के साथ। समझ में आ रहा है? तो ये पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन जो थे आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हैं। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक जो पर्टिकुलरली काम की चीज है मैंने वो आपको समझा दी है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? हाँ सर। देखिए, इसका मेन मकसद पता है क्या क्या है? इसका मेन मकसद सिर्फ ये है कि भाई हमारी जो रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो नेचर में एक्चुअल में क्या है? पार्टिकल है। ये इसका मेन एम था, और ये मेन एम उसने क्या कर लिया? एक्सप्लेन कर दिया इस तरह से। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ये हो गया हमारा पहला वाला कॉन्सेप्ट जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट की। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट था जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वो कौन सा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो अब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट जिसका नाम था हर्ट्ज। हर्ट्ज ये यूनिट है। हर्ट्ज किसका यूनिट है बताइए? फ्रीक्वेंसी का यूनिट। बराबर है, डन। तो अल्टीमेटली इसने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या कर लिया था कि एक पर्टिकुलरली मेटल प्लेट ली थी, और उस मेटल प्लेट पर उसने क्या कर लिया? रेडिएशन को इंसिडेंट किया। इंसिडेंट कर लिया मतलब इसके ऊपर गिराया। हम बोलते हैं ना लाइट मारना। तो उसने इस मेटल प्लेट पर क्या कर लिया? लाइट मार दिया है। ओके, मतलब रेडिएशन को इंसिडेंट कर दिया। और जैसे ही ये रेडिएशन इस मेटल प्लेट पर इंसिडेंट हो रहे थे, तुरंत वैसे ही इस मेटल प्लेट से क्या बाहर निकल रहे थे? क्या बाहर निकल रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है? राइट। तो ये जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल प्लेट आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द रेडिएशन। समझ में आ रहा है क्या होता है? द इमिशन
ऑफ, किसका एमिशन हो रहा है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके सरफेस के ऊपर? फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, फ्रॉम द मेटल सरफेस। और ये कब होता है? आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इस कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया है इसको समझते हैं। फोटो का मतलब लाइट, राइट? फोटो का मतलब होता है लाइट, तो इसमें लाइट गिराई गई। और इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक मतलब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो सिर्फ दो ही चीजों की वजह से जनरेट हो सकती है, आइदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर विद द हेल्प ऑफ आयंस। बराबर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे ही ये लाइट गिर रही थी मेटल सरफेस के ऊपर, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलरली इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों कहा गया इसको? Yes, sir. Yes, sir. ओके हाँ, तो अब हम बात करते हैं भाई इसके ऑब्जर्वेशन क्या किया। ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किया था तो उसने कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किया था? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इसने ये किया था कि जैसे ही कोई बीम ऑफ लाइट मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगी तो तुरंत उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि लाइट आने के कुछ सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। समझ में आ रहा है? तुरंत लाइट आने पर इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकला। मतलब इंसिडेंसी ऑफ लाइट और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं था। समझ में आ रहा है? पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया? क्या है पहला ऑब्जर्वेशन? क्या है? लिखवा कर दो क्या? देखिए पहला ऑब्जर्वेशन उसने क्या बोला था? Time limit between the incident ray and the इलेक्ट्रॉन्स electron was are emitted as soon as the light strikes the metal। ठीक है, जैसे ही लाइट मेटल के ऊपर स्ट्राइक हो गई वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, और दैट इज देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी टाइम गैप नहीं था इसके बीच में एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट, स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? हाँ सर। ओके, ये लेटर ऑन ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड depends on the frequency, sorry, intensity, depends on the intensity of light। तो लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा रहेंगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही बाहर निकलेंगे जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो भी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, देन लेटर ऑन देयर इज पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी। हाँ, और फिर क्या होता है ये जान लीजिए, एक मेटल प्लेट लिया था। अब मेटल तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, बहुत सारे टाइप के मेटल होते हैं। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि अगर मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल ले लिया तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल में अगर मैंने सेम टाइप की रेडिएशन पास की, ओके, सेम टाइप की रेडिएशन मतलब ऐसा रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी सेम हो, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सब में सेम रहेंगे या डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे? ध्यान में रखना, Different, लाइट सेम है, मेटल अलग अलग है, मेटल अलग अलग है और लाइट सेम है जो मैं स्ट्राइक करवा रहा हूँ। और मेरा सवाल ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो सेम रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? अलग 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 रहेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे बाहर निकलने वाले, वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? intensity of light.
इंटेंसिटी मैंने क्या बोला था यहाँ पर मैंने क्या बोला था यार, लाइट की इंटेंसिटी सेम है। सेम है। फिर भाई लाइट की इंटेंसिटी अगर सेम होंगे तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए? सेम। सेम। बस सुनो पूरा। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आप कंसीडर करो कि मैं अलग अलग मेटल ले रहा हूँ, जैसे सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल और एल्यूमिनियम मेटल। ओके, अब यहाँ पर जब मैंने पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे तीनों के केस में, क्वेश्चन मैंने इंटेंसिटी ली। अरे यार किसका म्यूट करो, किसका है तो। हाँ, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे, इनकी अभी मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ। कंसीडर करो इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, इसकी 30 है और इसकी 40 है। ठीक है, कंसीडर करो कि फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज कर ली।